ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके कुछ एग्जांपल भी दिए थे। अब जो है हम आज डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स रूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है, काफी ज्यादा यूजफुल है, आगे सब में यूज होंगे। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं हम। किरचॉफ रूल में पहले देखेंगे हम उसका फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ जंक्शन या लॉ ऑफ ब्रांच पॉइंट। नाउ व्हाट वी मीन बाय जंक्शन और ब्रांच पॉइंट इन अ सर्किट? आप किसी सर्किट में जंक्शन या ब्रांच पॉइंट किसे कहोगे? पहले तो ये बताइए, किसी सर्किट में हम जंक्शन किसे कह सकते हैं? वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स मीट, वेयर मोर देन टू कंडक्टर meet, that point is called junction or branch point। हम जंक्शन या ब्रांच पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पे मोर देन टू कंडक्टर मीट। अगर चलो हम ये कहें कि ये कोई सर्किट का ही पार्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर एक साथ मीट हो रहे हैं। ठीक है, मोर देन टू कंडक्टर या मोर देन टू पाथ भी आप लिख सकते हो, रजिस्टर भी हो सकते हैं। वेयर मोर देन टू पाथ इन सर्किट मीट इट इज कॉल्ड जंक्शन। तो ये एक जंक्शन हो गया आपका, पॉइंट हो। अब रूल क्या कहता है हमारा? किरचॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ जो भी आपका हो, व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट algebraic sum of electric currents at junction is what? Zero. What does the Kirchhoff first rule states? That algebraic sum of electric current at junction is जीरो। ये फर्स्ट रूल हमें बता रहा है। मान लो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है I1, ये करंट एंटर हो रहा है I2, यहाँ से करंट लीव हो रहा है I3, यहाँ से लीव हो रहा है I4, यहाँ से भी लीव हो रहा है I5। अब रूल में हमें क्या कहा? टोटल करंट एट जंक्शन इज व्हाट? जीरो। इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इज जीरो। यहाँ पे हमें कुछ साइन कन्वेंशन भी फॉलो करने होंगे। यहां पे हमें कुछ साइन कन्वेंशन भी फॉलो करने होंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? यहां पे आप ये कर सकते हो कि जो करंट है जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, करंट अप्रोचिंग जंक्शन, उन्हें आप पॉजिटिव ले सकते हो। करंट अप्रोचिंग जंक्शन आर पॉजिटिव। अगर उन्हें पॉजिटिव लिया है तो करंट दैट इज लीविंग जंक्शन आर नेगेटिव, या आप उल्टा भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? करंट दैट इज अप्रोचिंग द जंक्शन एंड करंट दैट इज अप्रोचिंग द जंक्शन आर पॉजिटिव, करंट दैट इज लीविंग द जंक्शन आर नेगेटिव। तो किरचॉफ रूल हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि एट जंक्शन सिग्मा ऑफ आई क्या होना चाहिए? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहाँ पे टोटल करंट जंक्शन पे कितने हैं? I1, I2, I3, R4 एंड I5। बट एज पर द साइन कन्वेंशन I1 एंड I2 आर द करंट विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट अप्रोचिंग द जंक्शन के लिए I1 प्लस I2। जो करंट जंक्शन पे अप्रोच हो रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव लिखा है मैंने। आई हैव शोन इट विद ब्लू कलर। I1 एंड I2 करंट दैट आर अप्रोचिंग जंक्शन आर पॉजिटिव, I1 प्लस I2। करंट विच आर लीविंग द जंक्शन I3, I4 एंड I5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -I3
माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि I1 I2 को हमने क्यों पॉजिटिव लिया है, बिकॉज दीज आर द करंट अप्रोचिंग द जंक्शन। I3 I4 और I5 को हमने नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज दीज आर द करंट विच आर लीविंग द जंक्शन। आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को एक तरफ रखो, दूसरे को दूसरी तरफ लिखो। I1 प्लस I2 उसकी वैल्यू क्या होगी, I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन, आप ये भी लिख सकते हो करंट विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट विच आर लीविंग द जंक्शन। हारी आपके पास समझ में, करंट विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन is equal to current which are leaving the junction. The total current which approaches the junction is equal to total current which leaves the junction. हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये रूल आया कहाँ से, what is the concept, what is the physics, what is the rule behind this, we can say what is the law which signifies Kirchhoff first law। तो हमने ये जो डायग्राम अभी बनाया था, यहाँ पे हमने देखा था I1 और I2 जो है वो करंट विच आर अप्रोचिंग द जंक्शन, I3 I4 I5 विच आर करंट विच इज लीविंग द जंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है ये वायर नंबर 1 और 2 के थ्रू इस जंक्शनल पॉइंट O की तरफ आ रहा है, चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स O एंड चार्ज इज फ्लोइंग आउट थ्रू दिस वायर नंबर 3, 4 एंड 5। We know that at any point charge cannot gather, that we have studied in beginning of this chapter only। कि कोई भी अगर एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शन अनइवन है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, फिर भी उसमें से करंट की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज चार्ज कैन नॉट गैदर एट एनी पॉइंट। सो वी कैन से ओवर हियर दैट एट पॉइंट O द टोटल चार्ज दैट इज कमिंग एट पॉइंट O शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज लिविंग फ्रॉम दैट पॉइंट O। सो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज दैट इज अप्रोचिंग O Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज लीविंग दैट पॉइंट O Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इन गिवन टाइम इंटरवल T of course। So divide with this time interval T and you will end up that charge upon time is nothing else but current। So I1 plus I2 is I3 plus I4 plus I5। तो ये रूल हमें कहाँ से मिला, ये रूल मिला हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल is consequence of, Kirchhoff first rule is consequence of law of conservation of charge। सारी बात समझ में, Kirchhoff first rule is consequence of law of conservation of charge। So please go through this rule, it's very important, theory question भी आपका आ सकता है। अपने स्टार्ट कर दो। अब हम देखते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे हम बहुत बार KSL भी कहते हैं। विल जस्ट डिस्कस व्हाट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ लूप भी कहते हैं। जेके किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो था वो क्या था, लॉ ऑफ जंक्शन या ब्रांच पॉइंट। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लूप भी कहते हैं। अब लूप क्या होती है, तो हम ये कहेंगे कि एनी क्लोज्ड पाथ इन सर्किट इज कॉल्ड लूप। एनी क्लोज्ड पाथ इन सर्किट इज कॉल्ड लूप। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मान लो कि ये एक सर्किट है हमारे पास
ये एक सर्किट है, मान लो ये एक सर्किट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है यहाँ पे, ये एक सर्किट है। तो क्लोज पाथ जो लूप है, मतलब जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ वहीं पे मुझे रिटर्न आना है। तो बहुत सारे लूप यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे ए से स्टार्ट करूँ तो ए बी सी डी ई एफ जी से वापस ये आ सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और ए, ये क्लोज लूप हो सकती है। और एक एग्जांपल लेना है तो सी एच ई डी सी, सी एच ई डी सी, सी एच जी एफ ई डी सी, ये भी हो सकता है, सी एच, ठीक है, जी एफ ई डी सी, ये भी हो सकता है। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी आप सर्किट का पाथ ले लो जो क्लोज हो, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो घूम फिर के आप वहीं पे अगर आ रहे हो, तो ऐसे पाथ को हम क्या कहेंगे, ऐसे पाथ को हम कहते हैं क्लोज लूप। Such a path is known as a closed loop. What does the rule state now? किरचॉफ्स सेकेंड रूल अब क्या स्टेट करता है यहाँ पे, वो भी देख लीजिए। किरचॉफ का सेकेंड रूल स्टेट क्या कर रहा है यहाँ पे? किरचॉफ सेकेंड रूल स्टेट्स दैट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ components, sum of potential difference of components across closed loop is always zero। आ रही बात समझ में? सेकेंड रूल क्या स्टेट कर रहा है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंपोनेंट्स अक्रॉस closed loop is always zero. This is what Kirchhoff's second rule states. अब इसमें भी हमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने होंगे, यहां पे भी हमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने होंगे। कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं हमारे पास? कंपोनेंट में हमारे पास हो सकती है बैटरी या तो फिर सेल। बैटरी के लिए हम ये फॉलो करेंगे कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स इज डिक्रीजिंग, सो यू विल टेक दैट पोटेंशियल डिफरेंस टू बी इक्वल टू माइनस ई। बट इफ यू आर गोइंग अदरवाइज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, if you are moving otherwise from negative terminal to positive terminal, of course you are going from lower potential to higher potential. In that case potential will increase and you will have to take difference as what? Plus E। हमारी बात समझ में? अगर बैटरी का EMF E है और आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। अगर उसको रिलेट करूं मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, तो अब हायर हाइट से लोअर हाइट पे आ रहे हो। जब हायर हाइट से लोअर हाइट पे आओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल को हमने क्या लिया है यहाँ पे? माइनस ही लिया है। सिमिलरली आप नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आप इस तरह रिलेट करो कि आप लोअर हाइट से हायर हाइट पे जा रहे हो। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, योर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल को हमने क्या लिया है यहाँ पे? प्लस ही लिया हुआ है। ये बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन हुआ कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, द चेंज इन पोटेंशियल यू विल कंसिडर एज माइनस ई, एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द चेंज इन पोटेंशियल यू आर कंसिडरिंग एज प्लस ई। बैटरी के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हो सकता है रजिस्टर। बैटरी के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट सर्किट का पार्ट हो सकता है वो हो सकता है रजिस्टर। अब रजिस्टर में आप मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर रजिस्टर है
जिसकी वैल्यू है R, और आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, योर पाथ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि यू आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट हायर पोटेंशियल टू पॉइंट बी विच इज एट लोअर पोटेंशियल। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, what is the potential difference across this resistor? If resistance is R, current is I, according to Ohm's law, that potential difference will be IR. And as you are moving from higher potential to lower potential, of course your potential is decreasing. The change in potential you will write down as minus IR. आ रही बात समझ में? यहाँ पे in the direction of current में change in potential हम क्या लिखेंगे? माइनस IR लिखेंगे। अगर हम मूव कर रहे होते ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते। अगर हम बी से ए की तरफ आते, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, इफ वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी IR ही होगा, लेकिन आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हो? हायर पोटेंशियल पे, और लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो चेंज इन पोटेंशियल को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्लस IR। आ रही बात समझ में? इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस यू विल राइट डाउन एज माइनस IR। इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस यू विल राइट डाउन एज प्लस IR। उसके अलावा स्टेडी सर्किट के पार्ट हो सकता है कैपेसिटर, जैसे बैटरी की मैंने बात की, रजिस्टर की बात की, उसी तरह स्टेडी सर्किट का एक पार्ट हो सकता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर की भी अगर आप बात करो, अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से आप नेगेटिव प्लेट पर जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो क्या होगा? अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Q बाई सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे माइनस Q बाई सी, ये सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है। और अगर हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लस Q बाई सी। तो ये हो गए सारे साइन कन्वेंशन। मैंने आपको रूल क्या बताया है कि इन स्टेडी स्टेट, वो मैंने लिखा नहीं है, समझने वाली बात है। जब सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी, क्या होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब अपनी स्टेडी स्टेट सर्किट अचीव कर लेती है, तब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट अक्रॉस क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल माइनस ही लिखोगे, बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे पोटेंशियल प्लस ही आएगा। अगर आप अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो माइनस IR, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट में प्लस IR। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में माइनस Q बाई सी, और नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में प्लस Q बाई सी। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ में। क्या हम एक क्लोज पाथ ले लेते हैं, रैंडम क्लोज पाथ ले लेते हैं। ये कोई सर्किट का रैंडम क्लोज पाथ है। चलो ये सेल E1, यहाँ पे रजिस्टेंस है R1 जिसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ओके। फिर यहाँ पे हम रजिस्टेंस R2 ले लेते हैं, ये दूसरा सेल ले लेते हैं E2। हम यहाँ पे एक रजिस्टेंस R3 ले लेते हैं, एक तीसरा सेल ले लेते हैं E3, और फाइनली हम यहाँ पे एक बैटरी E4, रजिस्टेंस R4, और यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है I4, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I3। ये किसी सर्किट के बीच में ऐसे क्लोज पाथ है, और ये पॉइंट्स है आपके ABCD, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर पाथ ABCDA। जो साइन कन्वेंशन दिए है, जो रूल दिए, उसको यूज करो। A2, B2, C2, D2 अगेन A। You have to follow the sign convention and write down the equation.
सबसे पहले जब आप ए से बी जा रहे हो, यू आर कमिंग अक्रॉस अ बैटरी। जब भी यहाँ पे बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब बैटरी के आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इवन। यू आर गोइंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू आर गोइंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज से R1 given to you along the direction of current, it will be minus I1 R1। आप B पे पहुंचे, B से आगे बढ़ रहे हो, again there is a component that is resistor, you are going in opposite to direction of current, current इस तरफ जा रहा है, your path is in this direction, opposite to direction of current, it will be I2 R2, negative to positive plus E2, you are reaching C along the direction of current, minus I3 R3 positive to negative, minus E3 along the direction of current, minus I4 R4 negative to positive, plus E4, it would be equal to what? It would be equal to 0. This is the Kirchhoff second law. अब जैसे मैंने आपको बताया था Kirchhoff फर्स्ट लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Kirchhoff सेकंड लॉ कहां से आया, आप ए पोटेंशियल से जा रहे हो, आप मान लो कि अगर मैं रिलेट करूं वापस ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, आप एक हाइट से जा रहे हो, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, यू आर डिक्रीजिंग इन हाइट एंड इंक्रीजिंग एट हाइट एंड अल्टीमेटली अगेन यू आर रीचिंग द सेम पॉइंट, मतलब आप सेम हाइट पे वापस आ रहे हो। तो अगर सारी पोटेंशियल एनर्जी का मैं डिफरेंस निकाल लूं, you are coming back at the same point, what does it indicate? It indicates that the change in potential energy is zero। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इवेंचुअली you are reaching at the same point, so for any closed path the potential difference will always be equal to zero। So Kirchhoff's second law is consequence of law of conservation of energy, Kirchhoff's first law was consequence of law of conservation of charge। Okay।